गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर हम लोग चर्चा करेंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के क्रेडिट के संदर्भ में। लास्ट टाइम पे कई वीडियोस हमने मिडल हिस्ट्री के बनाए, तो काफ़ी कमेंट्स आए कि एंशिएंट हिस्ट्री को आप भूल गए, नहीं बना रहे हैं। चलिए एंशिएंट हिस्ट्री पे चर्चा करते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री पे अभी तक हम लोगों ने जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के क्रेडिट के सिलेबस पे डिस्कशन किया था, उसमें हम लोगों ने मुख्यतः अभी तक देखा था सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री क्या हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, इपिग्राफिकल सोर्सेज, न्यूमिस्टिक्स एज ए सोर्स ऑफ हिस्ट्री, फॉरेन अकाउंट्स, ग्रीक, चाइनीज एंड अरब। उसके बाद हमने कुछ देखा था कंसेप्ट एंड आइडियाज एंड टर्म्स ऑफ द एंशिएंट हिस्ट्री दैट इज नोन एज ऋत, सभा, समिति, यज्ञ, वर्ण, आश्रम, ऋण, संस्कार, पुरुषार्थ, अग्रहार, ब्रह्मदेय, कर, विष्टि, अर्थशास्त्र, सप्तांग सिद्धांत, स्तूप, चैत्य, नागर, द्रविड़ और बेसर शैली, मथुरा एंड गांधार स्कूल ऑफ आर्ट। यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था। अब आगे हम लोग चर्चा करेंगे, सेकंड सेगमेंट पे आते हैं जिसे आप कहते हैं प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी। अच्छा याद रखिएगा, प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी कई दृष्टिकोण से इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि यहाँ पे अक्सर जो होता है कभी हमने अभी तक देखा ग्रेड में कि प्रायः जो है एक क्वेश्चन कम से कम 150 वर्ड में और एक क्वेश्चन कम से कम आपका 75 वर्ड्स में 100% आर्कियोलॉजिस्ट रहेगा। और ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन में एटलीस्ट कम से कम आपके 4-5 क्वेश्चन जरूर रहेंगे। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको वहाँ से देखने को मिल सकता है, जैसे बेलन घाटी से आ जाएगा, चौपानी मांडव से आ जाएगा, कोलिहवा से आ जाएगा, सरायनाहर से आ जाएगा, महदहा से आ जाएगा, दमदमा से आ जाएगा। हाँ, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आप पे अक्सर पूछे जा रहे हैं। जैसे पूछा जाएगा नवपाषाणकालीन संस्कृति की क्या विशेषता है, तो ये सब। तो जो अगला लेसन आपका है प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी, इसमें जैसे है पहला है पैलियोलिथिक एज, दूसरा है मेसोलिथिक एज, तीसरा है न्यूलिथिक एज, चौथा है कैलकुलिथिक एज। तो इतने ही आज चर्चा कर पाएंगे हम लोग। फिर हम लोग पहुँच जाएंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन पे। ठीक है, अब इसमें समझिएगा कि मतलब है कि आपका जो आर्कियोलॉजिकल पोर्शन इसमें मुख्यतः रखा गया है, उसमें आपका है पहला है पैलियोलिथिक एज, दूसरा है आपका मेसोलिथिक एज और तीसरा आपका है नियोलिथिक एज। ठीक, ये आपके 3 महत्वपूर्ण हैं। इसके साथ एक क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा, वह है अगला, इसी में आ सकता है प्रागैतिहासिक चित्रकला के बारे में बताइए। 150 वर्ड में आ सकता है प्रागैतिहासिक चित्रकला। इसे आप कर सकते हैं प्री हिस्टोरिक आपके जो पोर्ट्रेट्स होते हैं वे। तो ये हो जाएगा आपका प्रागैतिहासिक चित्रकला क्या है। ठीक, तो आपका जिसे कहते हैं प्री हिस्टोरिक आर्ट, प्रागैतिहासिक कला क्या होती है। तो प्रागैतिहासिक कला जो आ सकती है, तो चित्रकला क्या कला कर लीजिए, उसमें ज़्यादा मतलब कंसेप्ट मिलेगा आपको और ज़्यादा आपके पास मैटर मिलेगा। तो प्रागैतिहासिक कला पे एक लेख लिखिए, तो ये आ सकता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। चलिए सबसे पहले देखिए चर्चा करते हैं पैलियोलिथिक एज। आपको पता है कि मानवीय इतिहास है। अच्छा पहले समझ लीजिए क्वेश्चन कैसे आएगा। आप देखिए तो कुछ भी आ सकता है। पैलियोलिथिक शब्द का प्रयोग किसने किया, पैलियोलिथिक क्या होता है, पैलियोलिथिक के बारे में मानव का क्या विशेषता रही है। हाँ, उसके बाद स्टोन एज कल्चर इसमें आता है, तो स्टोन एज कल्चर में प्री हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किसने किया है, पैलियोलिथिक शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया, मेसोलिथिक किसने किया, न्यूलिथिक शब्द का पहली बार प्रयोग किया किसने किया, किस किताब में इनका प्रयोग हुआ है। तो ये सब प्रागैतिहासिक कला की पहली बार साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, प्रागैतिहासिक कला में कहाँ से साक्ष्य मिलते हैं, चित्रकला का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, चट्टानों की चित्रकला का साक्ष्य कहाँ मिलता है, गुफा चित्रकारी का साक्ष्य कहाँ मिलता है। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हो सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव मोड में अगर देखें तो देखिए इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट अगर है वो 2 क्वेश्चन है। पहला आपका देखिए, एक है प्रागैतिहासिक कला और दूसरा इंपॉर्टेंट है आपका नवपाषाण काल मानव के इतिहास में एक प्रगत या सांस्कृतिक क्रांति का काल था, इस कथन की समीक्षा कीजिए। या नव मानवीय विकास के इतिहास में नवपाषाण काल के महत्व या उसके प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो न्यूलिथिक कल्चर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक प्राइमर फेसी के रूप में हम लोग सब पे थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। डिटेल में हमने पहले चर्चा किया था, हमने सब पे वीडियो बनाया है, आप चाहेंगे तो वहाँ से देख के नोट कर सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में नवपाषाण काल एक सांस्कृतिक क्रांति का काल था, 100% पढ़ लीजिएगा। और दूसरा आप पढ़ लीजिएगा प्रागैतिहासिक कला। ठीक है, ओके चलिए।
हमने काफ़ी कंटेंट आप लोग को प्रोवाइड कर दिया है, फिर भी जिसको ज़रूरत होगी तो आप लोग हमको मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9336525218, ठीक है। नाम तो सुना ही होगा आपने, फिर भी लिख देते हैं। चलिए चर्चा करते हैं पॉलिटिक। जैसा कि आप जानते हैं कि मानव का जो इतिहास है वह वास्तव में पहली बार प्राचीनतम काल, जिसे आप कहते हैं प्लीस्टोसीन ए से शुरू होता है, जिसका समय लगभग 25 से 30 लाख ईसा पूर्व मानते हैं। ओके, प्रागैतिहास जो आपका प्राचीनतम काल है, इसी काल में विश्व इतिहास में पहली बार मानव सम प्राणियों का उद्भव हुआ, जिन्हें कहते हैं होमोनिड। ये मानव के समान प्राणी थे, लेकिन पूरी तरह से मानव नहीं थे, लेकिन इन्हीं का क्रमिक विकास आधुनिक मानव के रूप में होता है, जिसे आप कहते हैं होमो सेपियंस। होमोनिड्स मानव जो होते हैं, होमोनिड ह्यूमन बींग्स जो होते हैं, इनमें मुख्यतः आते हैं सबसे पहले लूसी मानव, जिसका साक्ष्य इथियोपिया के हादर क्षेत्र से डोनाल्ड जॉनसन ने खोजा है। इसके बाद इसमें आते हैं आपके रामापिथेकस हैं, ऑस्ट्रेलोपिथेकस हैं, होमो इरेक्टस हैं, होमो इरिगेस्टर हैं, होमो हैबिलिस हैं, निएंडरथल मानव है, उसके बाद दावा मानव है, रामापिथेकस मानव है, ठीक है। तो बहुत सारे मानव समूह हैं। इनमें से ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। होमो हैबिलिस जो होता है यह पहला मानव माना जाता है जो प्रज्ञ मानव है, बुद्धिमान मानव माना जाता है। जो निएंडरथल मानव है यह पहला ऐसा मानव माना जाता है जिसने पहली बार मृतक संस्कार स्थापित करना शुरू किया। अगले क्वेश्चन देखिएगा, भारत में होमो इरेक्टस का जो प्राचीनतम साक्ष्य मिला है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, वह मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में नर्मदा नदी के क्षेत्र के में प्राप्त हुआ है, जिसे 1982 में अरुण सोनकिया ने खोजा है, और इसीलिए इसे नागोदेटिक मैन भी कहते हैं। नर्मदा मैन या नागोदेटिक मैन कहते हैं। वर्तमान में सरकार ने हथनोरा का नाम जो बदल के रख दिया है आपका नर्मदापुरम, ठीक। तो ये हो गया। जबकि विश्वव्यापी दृष्टिकोण से देखा जाए, विश्व में होमो इरेक्टस का जो पहला साक्ष्य मिला है वह आपके चाइना के चाओ जू कुतियांग से मिलता है। ये क्वेश्चन आप यूजीसी पूछ चुका है, चाओ जू कुतियांग। चलिए आगे भी देखते हैं। तो हमने कहा कि यहाँ से मानवीय इतिहास की शुरुआत होती है, अलग अलग मानव। तो भारत में अगर देखा जाए तो भारत में सबसे पहली बार जो भारत में हमको हिमालय के शिवालिक श्रेणी में जो ह्यूमन स्केलेटन मिलता है, मानव के साक्ष्य मिलते हैं, वो पहले मानव जो हैं वे आपके शिवालिक क्षेत्र से मिलते हैं। और यह मानव जो था जावा प्रकार का मानव था। इस मानव को भगवान राम के नाम पे, हमारे भगवान राम जो आदि पुरुष माने जाते हैं, उनके नाम पे हमने रामापिथेकस मानव रख दिया, ठीक है। इन क्षेत्रों में मुख्यतः जो काम किया है वो किया है जी ई लुइस महोदय ने, यही पर उन्होंने एक्सप्रेशन किया है। और इनके बाद क्या हुआ, इनके बाद इन्हीं क्षेत्र से, शिवालिक क्षेत्र से एक और मानव का समूह मिला, जिसे हमने कह दिया शिवालिक पिथेकस, रामापिथेकस, शिवालिक पिथेकस, और एक और मानव मिला, उसका हमने किया ब्रह्मपिथेकस, और तीनों का नाम कर दिया पिथेकस तरई। रामापिथेकस, शिवालिक पिथेकस एंड ब्रह्मपिथेकस, तीनों का नाम दिया पिथेकस त्रयी, ब्रह्मा विष्णु महेश। जो कि याद रखिएगा, जो आपके त्रिमूर्ति की अवधारणा है भारतीय इतिहास में से ब्रह्मा विष्णु महेश, जिनकी पहली बार मूर्तियां हमको प्राप्त होने शुरू होती है, इनकी जो अवधारणा विचारधारा आती है पहली बार गुप्त काल में आई है, ठीक है, इसके पहले नहीं आती है। चलिए फिर चर्चा करेंगे। तो हमने कहा कि मानवीय इतिहास को जानने समझने के लिए शुरुआती दौर में हमारे पास केवल और केवल स्टोन टूल्स थे, इसीलिए इस काल को पाषाण काल भी कहते हैं, स्टोन एज कल्चर कहते हैं। इस काल में चूंकि अभी तक ऐतिहासिक लेखन की शुरुआत नहीं हुई थी, इसीलिए लिखित इतिहास से पहले का कालखंड माना जाता है। इसे कहते हैं प्रागैतिहासिक काल या कहते हैं प्री हिस्टोरिक एरा। प्री हिस्ट्री शब्द का पहली बार प्रयोग अंग्रेजी में 1857 में डेनियल विल्सन ने किया है, याद रखिएगा। जबकि स्कॉटलैंड के इतिहास में पहली बार इस शब्द का प्रयोग रावियर विलियम्स ने स्टोन एज कल्चर में किया है। यह मानव इतिहास का ऐसा कालखंड होता है जो कालखंड समतावादी सामाजिक परिवेश का होता है,
जिसमें मानव प्राकृतिक परिवेश में रहता है, प्रकृति के सहचारी के रूप में, प्रकृति के साहचर्य के रूप में वह रहता है। यह मानव पूरी तरह से प्राकृतिक वस्तुओं पर निर्भर होता था। यह मानव फूड गैदरर होता था, खाद्य संग्राहक होता था। यह मानव हंटर गैदरर होता था, हंटरिंग करता था, शिकार करता था। आखेटक मानव होता था। यह मानव नोमैडिक होता था, यायावर होता था, घुमक्कड़ होता था। हाँ, और यह मानव जो था किसी प्रकार के ही वॉज टोटली अननोन ऑफ द स्क्रिप्ट, ही वॉज टोटली अननोन ऑफ द यूज ऑफ एनी काइंड ऑफ मेटल्स। वह सभी प्रकार की धातुओं से अनभिज्ञ होता था। वह लिपि से अनभिज्ञ होता था, उसके पास नहीं थी। ही वॉज ओनली यूजिंग द स्टोन टूल्स, वह केवल पत्थर के उपकरणों का प्रयोग करता था। उन्हीं उपकरणों की बनावट विधियों, प्राप्ति, स्थान आदि उपकरणों के प्रयोग, अनुप्रयोग आदि के आधार पर तत्कालीन मानव के सामाजिक परिवेश की रूपरेखा हम निर्धारित करते हैं। इसीलिए इस काल को स्टोन एज कल्चर कहते हैं। ठीक, क्लियर? चलिए, अच्छा, जो प्रागैतिहासिक काल है यह कार्ल मार्क्स के इतिहास का जो वर्ग संघर्ष की अवधारणा है उसका आदिम साम्यवाद, प्रिमिटिव कम्युनिज्म का कालखंड है। जबकि पॉलिटिकल साइंस में यह कालखंड आपके रूसों के नेचुरल स्टेज का कालखंड माना जा सकता है, प्राकृतिक अवस्था का काल माना जा सकता है। और इसे हम इतिहास में प्री हिस्टोरिक या प्रागैतिहासिक काल मान सकते हैं। चलिए आगे चर्चा करेंगे। इस कालखंड में जो पहली बार ये आया पैलियो का मतलब आपका होता है अर्लीस्ट, शुरुआती, पैलियो, ठीक है, मतलब प्राचीन। और लिथियोस जो है, लिथिक मतलब होता है, ये लिथियोस से बना, इसका मतलब स्टोन, मतलब पत्थर के उपकरणों का प्रारंभिक काल, इसे कहते हैं पैलियोलिथिक। पैलियोलिथिक शब्द का पहली बार प्रयोग जॉन लुबाक ने अपनी किताब प्री हिस्टोरिक टाइम्स में किया है। याद रखिएगा। दूसरा नियोलिथिक, नियो माने होता है न्यू, लिथिक माने होता है पत्थर, तो मतलब पत्थर के उपकरणों का नवीन कालखंड। नियोलिथिक शब्द का पहली बार प्रयोग भी जॉन लुबाक ने अपनी किताब प्री हिस्टोरिक टाइम्स में ही किया है। ठीक। मेसोलिथिक, मेसो माने होता है इन द मिडिल, और लिथियोस मतलब होता है पत्थर। तो मेसो मतलब इन द मिडिल, पत्थर के उपकरणों के कालखंड की बीच की अवस्था, मतलब दो पत्थर के उपकरणों के बीच के कालखंड की अवस्था, इसे कहते हैं मेसोलिथिक। जैसे होता है मेसोपोटामिया, मेसो मतलब होता है इन द मिडिल, और पोटामिया मतलब होता है रिवर। इसका मतलब होता है दो नदियों के बीच का क्षेत्र। अ प्लेस सिचुएटेड बिटवीन टू रिवर्स इज नोन एज मेसोपोटामिया। ये मेसोपोटामिया आपके इंटरव्यू में पूछा गया सिविल के। ओके, पैलियोलिथिक जो है आपका, इस कालखंड में मानव ने एक लंबा समय गुजारा। यहाँ से यह लगभग आपके 25-30 लाख ईसा पूर्व से शुरू होता है। यहीं से इतिहास को जानने समझने की शुरुआत होती है, और यहीं से शुरू होता है आपका स्टोन एज कल्चर या प्री हिस्टोरिक कल्चर। ठीक है। अब इस कालखंड में मानव जो था, इसे चूंकि यह लंबा कालखंड था, इसीलिए इसे 3 भागों बांट दिया गया। जिसे पहला कर दिया गया आपका लोअर पैलियोलिथिक, मतलब निम्न पूर्वापाषाण काल। हम थोड़ा शार्ट ही पढ़ाएंगे ताकि आपका कवर जल्दी हो जाए। दूसरा हो जाएगा आपका मिडिल पैलियोलिथिक, और तीसरा कालखंड हो जाएगा आपका अपर पैलियोलिथिक। ठीक है। इसके बाद अगला आ जाएगा आपका मेसोलिथिक, फिर आपका आ जाएगा न्यूलिथिक। अब देखिए, इस कालखंड में मानव ने लगभग 25-30 लाख वर्ष से लेकर 1 लाख वर्ष तक समय गुजारा। मिडिल पैलियोलिथिक में मानव ने लगभग 1 लाख से 40,000 वर्ष तक समय गुजारा, और अपर पैलियोलिथिक में मानव ने लगभग 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व तक समय गुजारा। और मेसोलिथिक में मानव ने लगभग 10,000 से 8,000 वर्ष तक समय गुजारा। और न्यूलिथिक की जो कालखंड है वह लगभग सामान्य रूप से यह 8,000 ईसा पूर्व के आसपास का समय माना जाता है। यद्यपि वर्तमान में चूंकि जो हमारे पास नियमित पशुपालन, नियमित कृषि है, अगर इनको आधार मानते हैं तो आजकल इसकी तिथि 9,000 ईसा पूर्व तक या उससे बाद तक जा रही है, तो और सबका समय थोड़ा पीछे चला जाएगा। ओके। एक जगह यूरोपीय इतिहास में एक और शब्द आया है जिसे कहते हैं अनुपुरापाषाण काल, ईपी पैलियोलिथिक। ठीक है, तो वहाँ भी आपको जरूरत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। मानवीय इतिहास का जो प्रारंभिक कालखंड है, इस कालखंड में हम देखते हैं जो आपका लोअर पैलियोलिथिक पुरापाषाण काल है। इस पुरापाषाण काल में
मानव प्राकृतिक मानव था, सहचारी मानव था, प्रकृति के साथ रहता था, प्राकृतिक परिवेश में रहता था। इस काल का जो प्रारंभिक साक्ष्य मिला है वह हमको सबसे ज़्यादा इसका उत्खनन और जो आज इस पर काम हुआ वो फ्रांस में हुआ है, और फ्रांस की टर्मिनोलॉजी को प्राय हम स्वीकार करते हैं। फ्रांस में एक जगह है अबेबिल, फ्रांस में एक जगह है, इसकी भी चर्चा करेंगे लोग पैलियोलिथिक की। फ्रांस में एक जगह है अबेबिल, इसीलिए इसे हम अबेबिल संस्कृति भी कहते हैं, यहीं से इसके साक्ष्य मिले हैं, इसीलिए निम्न पाषाण काल को अबेबिल संस्कृति भी हम कहते हैं। ठीक है, तो हमने बता दिया इस काल में मानव प्राकृतिक जीवन व्यतीत करता था, मानव खुले आसमान के नीचे रहता था, मानव वृक्षों के सानिध्य में रहता था, मानव प्राकृतिक वस्तुओं को खाता था, मानव आखेटक होता था, मानव पत्थर के उपकरणों का प्रयोग करता था, मानव किसी भी प्रकार के मेटल्स का प्रयोग नहीं करता था, मानव ही वाज टोटली अननोन ऑफ द यूजिंग ऑफ एनी काइंड ऑफ द स्क्रिप्ट, सभी प्रकार के लिपियों से अनभिज्ञ होता था। ही वाज ओनली यूजिंग द स्टोन टूल्स, दैट वाज द ओनली सोर्स ऑफ रीराइटिंग ऑफ दैट कंटेम्प्रेरी सोसाइटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, तो मतलब कुल मिला के ये हो गया कि इस कालखंड में मानव पूरी तरह से प्राकृतिक अवस्था का जीवन व्यतीत करता था। जब मिडिल पैलियोलिथिक आया, ठीक है, अच्छा थोड़ा सा और देख लेते हैं क्वेश्चन यहाँ पे निम्न में। भारतीय इतिहास के संदर्भ में अगर देखा जाए तो भारत में इस कालखंड में जो एक्सक्वेशन हुआ, खुदाई हुआ, जो काम हुआ, उसमें सबसे बड़ा योगदान है रॉबर्ट वेस्टवुड का, जिन्होंने 1863 में इन्होंने मद्रास के पलवरम नामक स्थान से इन्होंने हैंडेक्स प्राप्त किया, और यह जो है प्रथम प्रागैतिहासिक औजार प्राप्त हुआ था, इसीलिए हैंडेक्स को हम प्रथम प्रागैतिहासिक औजार भी कहते हैं जो पलवरम से प्राप्त हुआ है। जबकि इसके पहले 1842 में अगर देखा जाए तो 1842 में एक है डॉक्टर प्राइमरोज, इन्होंने कर्नाटक के लिंगसुगु नामक स्थान से प्रागैतिहासिक उपकरण प्राप्त किए थे, और इसीलिए भारत में प्रागैतिहासिक उपकरणों की खोज का प्रारंभिक श्रेय उसको प्रागैतिहासिक पुरातत्व को उद्घाटित करने का श्रेय डॉक्टर प्राइमरोज को दिया जाता है। जबकि भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जन्मदाता जो है वह आपके रॉबर्ट वेस्टवुड को माना जाता है, क्योंकि इन्होंने सबसे ज्यादा उस पर काम किया है। ठीक है, तो मतलब आगे, जबकि भारतीय पुरातत्व पे आगे चल के जो काम है प्रागैतिहासिक पुरातत्व की बात कर रहे हैं, उद्घाटनकर्ता डॉक्टर प्राइमरोज, और इसके जो मुख्यतः प्रतिपादक है, जन्मदाता हैं, उसके फादर हैं, पिता हैं, वे कौन है, रॉबर्ट वेस्टवुड। और आगे चल के कि भारतीय पुरातत्व के जन्मदाता कहा जाएगा तो वो हो जाएंगे आपके अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, तो तीनों अलग अलग हैं, तो ये हो गया। अच्छा, अब हम यहाँ पे अगर थोड़ा सा और ध्यान दें तो इस काल में मुख्यतः जो मानव समूह आए थे वो होमो इरेक्टस थे, रामापिथेकस थे, लूसी मानव, होमो इरेक्टर, होमो हैबिलिस आदि मानव समूहों का विकास हुआ था। बस इतने बहुत है। आगे देखते हैं मिडिल पैलियोलिथिक की अगर हम बात करें तो मिडिल पैलियोलिथिक का जो पहली बार साक्ष्य मिला है, जो मिडिल पैलियोलिथिक का पहली बार का साक्ष्य मिलता है, यह साक्ष्य हमको फ्रांस का एक जगह है मुस्टीरियन, फ्रांस का एक जगह है मुस्टीरियन, इसीलिए इसे हम मुस्टीरियन संस्कृति भी कहते हैं, इसीलिए हम इसे मुस्टीरियन संस्कृति भी कहते हैं। ठीक है, तो भारत में जो मिडिल पैलियोलिथिक का जो पहला साक्ष्य मिलता है यह इसे एच.डी. संकारिया महोदय ने मुख्यतः खोजा है, और ये जो साक्ष्य है ये प्रवरा नदी आज के निक्षेपों से हमको प्राप्त होते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा फिर चर्चा करेंगे हम लोग। अगर थोड़ा सा और देखें तो हम पाते हैं कि ठीक है, तो हमने कहा कि जो आपका ये मध्य पुरापाषाण काल है, यहाँ से जो हमारे पास एक्सक्रीशन जगह जगह से हुई है, तो इसके भारत में पहले साक्ष्य कहाँ मिले, प्रवरा नदी के निक्षेपों से मिले हैं, जहाँ पे खोज किया है आपके किसने, एच.डी. संकारिया ने। ओके, एच.डी. संकारिया को साउथ इंडिया में पुरातत्व का जन्मदाता भी माना जाता है। ओके, तो इस काल में मुख्यतः फलकों का आज बड़ा काम किया गया। राजस्थान का एक जगह है लूनी, वहाँ से इस काल के बहुत सारे उपकरण मिले, इसीलिए बी.एन. मिश्र ने इस कालखंड को राजस्थान में जो प्राप्त उपकरण है उसे कहते हैं लूनी उद्योग। पूछेगा लूनी उद्योग किससे संबंधित है, इसी से। अब मध्य पुरापाषाण काल में फलक संस्कृति पे, फलकों पे बहुत सारे हमारे पास
कलाकृतियों के साक्ष्य मिलते हैं, फलक पे उपकरण बनाने के साक्ष्य मिलते हैं। और इस काल में फ्रांस का जगह बड़ा फेमस है लेवा लेवेसियन, यहाँ से बहुत सारे उपकरण मिलते हैं। ये एक मानक उपकरण है, स्टैंडर्ड एक मॉडल टूल्स हैं जिन्हें जिन्हें पूरे विश्वव्यापी रूप से स्प्रेड आउट करके उन्हीं की क्षमता के आधार पर विश्व के अन्य क्षेत्रों में भी मध्यपुरा पाषाण की संकल्पना की जाती है। इसीलिए इसे कहते हैं लेवा लेवेसियन पद्धति या लोवा लोई पद्धति भी इसे कहते हैं। इस काल में भी मानव का जीवन जो है बहुत ज़्यादा परिवर्तित नहीं होता था, वो मानव अभी भी वैसे ही रहता था और मानव अभी प्राकृतिक परिवेश में था। तीसरा कालखंड जो आता है वह आपका है अपर पैलेयोलिथिक, जिसका समय लगभग 10 हम लोग 40 से 10,000 ईसा पूर्व तक मानते हैं। अपर पैलेयोलिथिक जो है, अपर मान होता है उच्च और पैलेयोलिथिक मतलब होता है पुरापाषाण काल। तो उच्च पुरापाषाण काल का पहली बार जो साक्ष्य मिलता है वह हमको मगदालिन से मिलता है, जो फ्रांस में, इसीलिए इसे मगदालिन संस्कृति भी कहते हैं। ठीक है, इस काल में विश्वव्यापी दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो दो महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। एक तो पहली बार विश्व इतिहास में आधुनिक मानव मतलब हम लोग जिन्हें कहते हैं होमोसेपियंस, तो होमोसेपियंस शब्द का पहली बार प्रयोग हमको इसी काल में मिलता है। मैंने होमोसेपियंस मानव का उद्भव इसी काल में होता है। होमोसेपियंस शब्द का प्रयोग किया है लिनियस महोदय ने। किसने किया है? लिनियस महोदय ने होमोसेपियंस शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, इसका पहला जो साक्ष्य मिलता है वह आपका मोरक्को से प्राप्त होता है। तो ओवरऑल ठीक है, तो हमने ये देखा कि इस काल में आधुनिक मानव का विकास हुआ और इस आधुनिक मानव का सबसे निकटतम पूर्वज, हम लोगों का सबसे निकटतम पूर्वज कौन था? वह था क्रो-मैग्नन मानव, जिसका साक्ष्य मैकग्रीगर महोदय ने प्राप्त किया था। क्रो-मैग्नन मानव का साक्ष्य मिला था, मैकग्रीगर महोदय ने प्राप्त किया था। ये महत्वपूर्ण है, जो मिला है फ्रांस के डार्डोन घाटी से। तो क्रो-मैग्नन आएगा, हम लोगों का निकटतम पूर्वज क्रो-मैग्नन मानव। इस काल में दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी है? इस काल में हमको एक तो आधुनिक मानव का उद्भव होता है जिसे आप कहते हैं होमोसेपियंस। दूसरी विशेषता आती है पहली बार मानव ने लीवर प्रणाली का शुरू किया। तो जो लीवर सिस्टम होता है इसके माध्यम से उन्होंने शिकार आदि करना शुरू किया। पत्थर के उपकरणों को दूर तक फेंकने के लिए लीवर पद्धति का प्रयोग किया, भालू को फेंकने के लिए लीवर पद्धति का प्रयोग किया। तो मानव धीरे-धीरे टेक्निकल एस्पेक्ट की ओर चलने लगा, मानव धीरे-धीरे टेक्निकल होता गया। ये एक महत्वपूर्ण विशेषता रही है। इसी काल में हमको जगह जगह पे दीपक जलाने के भी गुफाओं में साक्ष्य मिलते हैं। जो छिछले नागनुमा कटोरे हमको गुफाओं के कार्नर पे मिलते हैं, जो आगे देखे होंगे हम लोग के यहाँ जब पहले कच्चे घर होते थे तो हम लोग कार्नर पे एक ऐसा ही छिछले नागनुमा कटोरा जैसा बना देते थे, उसी पे दीपक रख देते थे। ओके, तो वो साक्ष्य हमको मिलता है। तो इसका मतलब होता है धीरे धीरे व्यक्ति होता आग से भी परिचित होना शुरू हो गया था। ओके, अभी नियमित आग का प्रयोग मानव करता नहीं होगा, इतना तो पक्का है। अच्छा, तो मतलब मानव धीरे धीरे तकनीक का विकास हुआ। धनुष बाण का इस काल में विकास होता है, एक महत्वपूर्ण विशेषता है। और चकमक उद्योग का मतलब होता है एक विशेष प्रकार के चमकीले बिल्लौरी पत्थर। तो चकमक उद्योगों का भी इस काल में शुरुआत होती है। इसी काल में विश्व के अनेक क्षेत्रों से हमको चित्रकला के साक्ष्य मिलते हैं, गुफा चित्रकारी, और इसी काल में हमको चट्टानों पे उकेरे गए चित्र मिलते हैं। ये महत्वपूर्ण विशेषता है, याद रखिएगा। अगर भारतीय दृष्टिकोण से देखें तो सर्वाधिक जो प्राचीन चित्रकारी है वह आपके प्राप्त होती है सोहागी घाट से। ठीक है, सोहागी घाट से आपके साक्ष्य प्राप्त होती है, जो कि शैल गुहा चित्र है, मतलब है चट्टानों के अंतर्गत, पहाड़ियों के अंतर्गत जो गुफाएं होती हैं उन गुफाओं में बनाया गया चित्र है। इन चित्रों की खोज किया है आपके आर्किबाल्ड कार्लाइल और जॉन कॉकबर्न ने इनकी खोज किया है। और ये जो चित्र हैं वो आपके सोहागी घाट से पहली बार मिलते हैं, जो कि मिर्जापुर के कैमूर पहाड़ी क्षेत्र में प्राप्त होता है। ठीक है, और इसकी प्राचीनता आजकल लोग कहते हैं कि लगभग विश्व में सबसे प्राचीनतम चित्रकारी रहा होगा। ओवरऑल अगर विश्व यूजीसी ने जब पूछा है तो उसने माना है कि विश्व में जो प्राचीनतम चित्रकारी का साक्ष्य है, जो रॉक चित्रकारी का है, चट्टानों पे उकेरे गए जो प्राचीनतम चित्र हैं वे हमको लगभग 10,000 ईसा पूर्व मिलते हैं, जो कि स्पेन के अल्तमीरा से मिलते हैं। और जिसे खोजा है मारिया सातलोवा ने। तो जितना बताया इतने कोड की इतने बहुत हो गया आपके लिए। दूसरा, अगर हम गुफाओं के अंदर, ठीक है, अगर हम
मतलब है कि अगर हम गुफाओं के अंदर चित्र की बात करें, गुहा चित्र की बात करें, तो इसका प्राथमिक साक्ष्य मिलता है इंडोनेशिया का एक जगह है सुलावेसी द्वीप समूह। इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप समूह में एक जगह है लेंगटे डोंगने, ठीक है, मतलब आपका है लेंगटे डोंगने गुफा, इसको ऐसे लिखते हैं लेंग टो डेंगने, ठीक है, लेंग टो डेंगने गुफा, ये कहाँ पे है? ये आपका है सुलावेसी द्वीप समूह में, इंडोनेशिया में है। यहाँ से हमको लगभग 35 से 40 हजार वर्ष पुराने चित्र मिलते हैं, ठीक है। तो मतलब है बहुत सारी जगह पे, इसी तरह आपका रोमानिया में आपका है कोरिबोइया है, यहाँ से चित्र मिलते हैं। इसी तरह श्रीलंका में आपका सिगिलिया गुफाएं हैं, वहाँ से चित्र मिलते हैं। इसी तरह आपका जो स्पेन का है अल्तमीरा है, वहाँ से चित्र मिलते हैं। फ्रांस का एक जगह है फोंट द गाम है, लास्को है, काउबेट है, वहाँ से मिलता है। स्पेन में जगह है कैस्टिलो गुफा से चित्र मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में जगह है आर्नहेम लैंड, वहाँ से चित्र मिलते हैं। तो बहुत सारी जगह पे ऐसे चित्र हमको प्राप्त होते हैं। ये जो प्राचीनतम चित्रकारी है वास्तव में इस काल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। और प्राचीनतम चित्रकारी में सबसे ज़्यादा चित्र किसके मिले हैं? तो गुफाओं में जो चित्र मिले हैं ज़्यादातर मारोस होता है, एक विशेष प्रकार के सुअर के चित्र मिलते हैं, ठीक है। इसी प्रकार हमारे पास रेंडियर के चित्र मिलते हैं। इसी प्रकार हमारे पास जो होते हैं वे आपके राइनोसोरस के चित्र मिलते हैं। मतलब अलग अलग जो होते हैं हमारे पास चित्र प्राप्त होते हैं। और बहुत सारे जो बैल होते हैं उन सब के चित्र मिलते हैं। तो चित्रों में अलग अलग जो है विशेषता, ओराक्स है जिसे जंगली बैल कहते हैं, बिजोन है, इन सब के चित्र खूब प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है। भारत में भी हाथी के चित्र, बाघ के चित्र, बहुत सारे चित्र हमको इस काल में प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है। तो मतलब एक महत्वपूर्ण विशेषता जो है इस काल होती है। इसी काल में आंध्र प्रदेश में उसमें यूपी हायर एजुकेशन क्वेश्चन पूछा था। आंध्र प्रदेश में एक जगह है मुच्छल तवा मनगावी पहाड़ियाँ, यहाँ से हमको चित्रकला के साथ मिलते हैं उच्च पूर्व पाषाण काल के, ओके। यद्यपि जो भीमबेटका की जब खोज हुई तो भीमबेटका में कुछ लोग कहते हैं कि ज़्यादातर जो चित्र है मध्य पाषाण काल के हैं, लेकिन वास्तविक रूप से जो लगभग इसमें 641 तक चित्र मिल जाते हैं। किताबों में लिखा गया है 500 से अधिक चित्र। तो इन चित्रों में अगर देखा जाए वास्तविक रूप से तो जो भीमबेटका के चित्र है वह ज़्यादातर जिसके चित्र हैं वो तो मध्य पाषाण काल के हैं। तथापि जो है ज़्यादा हमारे पास इसके प्रारंभिक चित्र निश्चित तौर से शुरुआती चरण के या प्रागैतिहासिक काल से संबंधित हो सकते हैं, ठीक। आगे बात करेंगे। तो हमने इस काल में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखे। इस काल में मानव के जीवन में परिवर्तन आया, मानव गुफाओं में निवास करने लगा, मानव नदियों किनारे आ गया, मानव गुहा जीवन व्यतीत करने लगा, गुफा जीवन व्यतीत करने लगा। तो पहले के अपेक्षाकृत मानव के जीवन के विविध क्षेत्रों में यहाँ पे परिवर्तन देखने को मिलता है। अब आगे थोड़ा सा आपका शुरुआत है मेसोलिथिक, जिसे आप कहते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल अगर देखिए यूरोपीय इतिहास के संदर्भ में देखें, ठीक है, यूरोपीय इतिहास के संदर्भ में अगर देखें तो हम पाते हैं कि जो यूरोपीय इतिहास है उस इतिहास में पूर्वी यूरोप में कहीं कहीं पे अपर पैलियोलिथिक काल के जो क्लाइमेक्स एक फेज है, जो आप एक जेनिथ पॉइंट है, इसकी उच्चतम अवस्था है, उसे कहीं कहीं कहा गया है ईपी पैलियोलिथिक। मतलब क्या है? ईपी पैलियोलिथिक। इसे कहते हैं अनुपुरा पाषाण काल, अनुपुरा पाषाण काल। और ज्यादातर जगहों पे इसी अनुपुरा पाषाण काल को हम मध्य पाषाण काल के रूप में जानते हैं। मध्य पाषाण काल में मानव के जीवन में बहुत सारे परिवर्तन हुआ। मध्य का पाषाण काल में मानव का जीवन पहले की अपेक्षाकृत अधिक समुन्नत होने लगा। पहली बार मानव जो था वह अब आगे बढ़ता गया, और मानव जब आगे बढ़ा तो इस काल में शिकार आदि करने के लिए मानव ने पहली बार छोटे छोटे उपकरणों का प्रयोग किया। इस काल में प्राकृतिक परिवेश में परिवर्तन आता है, घास के मैदानों का निर्माण होता है, ठीक है। हाँ, तो मतलब होता है कि बहुत सारी जो है विधाएं हमको इस काल मिलती हैं। अगर वास्तविक दृष्टिकोण से देखा जाए तो शुरुआती दौर में जब जॉन लुबाक ने इतिहास का बंटवारा किया था तो उन्होंने मध्य पाषाण काल का उल्लेख नहीं किया था, न मध्य पाषाण काल की संकल्पना हुई।
पहली बार जब फ्रांस में एक जगह है, फ्रांस में जगह है मास द अजिल, मास द अजिल, मास द अजिल में पहली बार, मास द अजिल में पहली बार जॉन इवांस ने यहाँ पे उत्खनन कराया। उसने जॉन इवांस ने यहाँ पर जो एक्सकवेशन कराया तो उनको बहुत सारे ऐसे आर्टिफैक्ट्स, पुरावशेष और उपकरण प्राप्त हुए जो उपकरण पूर्व पाषाण काल के अपेक्षा थोड़े से अधिक परिमार्जित, मॉडिफाइड, शार्प, उनसे अच्छे थे, बहुपयोगी थे, मल्टीफंक्शनल थे और नव पाषाण काल के प्रारंभिक अवस्था का द्योतक हो सकते थे, इनिशियल फेज ऑफ द न्यूलिथिक कल्चर। तो ये दोनों के बीच की एक कड़ी थी, दोनों के बीच का एक चेन था, इसीलिए इसे एक ट्रांजिशनल फेज के रूप में देखा गया और इसीलिए मध्य पाषाण काल को पैलियोलिथिक एज और न्यूलिथिक एज दोनों के बीच में एक संक्रमण काल या दोनों के बीच में एक ट्रांजिशनल फेज भी कहा जाता है। तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है 75 शब्द में लिखने को 150 में, तो ये लिख दीजिएगा ऐसा। अच्छा, तो क्या हुआ कि ये वहां से शुरुआत हुई, लेकिन मेसोलिथिक शब्द का जो पहली बार प्रयोग किया, लेकिन एक्सप्रेशन उद्घाटन किसने किया, उद्घाटित किया मध्य पाषाण काल की अवधारणा को जॉन इवांस ने, उपकरण पहली बार प्राप्त किया, लेकिन मध्य पाषाण शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया, वे हैं हार्डर-वेस्ट्राफ। डिटेल ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि उसके लिए लंबा समय चाहिए। ठीक है, तो हार्डर-वेस्ट्राफ ये हो गए। इस काल में बहुत सारे छोटे छोटे, हमने कहा कि क्या हुआ कि इस काल में जब प्राकृतिक परिवर्तन आया, घास के मैदानों का निर्माण हुआ, तो छोटे छोटे जीव जंतुओं का उद्भव हुआ, जैसे आपका खरगोश हो गया, जैसे आपका बकरी हो गई, घास के मैदानों पे घास को खा के जीने वाले जैसे गाय हो गई। हाँ, तो ऐसे छोटे छोटे ऐसे जीव जंतुओं का उद्भव इस काल में देखने को मिलता है। अब ऐसे जीव जंतुओं का शिकार करने के लिए तत्कालीन मानव को बड़े पत्थर के औजार की आवश्यकता थी नहीं, तो उन्होंने छोटे छोटे पत्थर के औजारों और उपकरण बनाए, यहाँ तक कि 6-6 इंच के उपकरण टूल्स बनाना शुरू किया। इसीलिए इस काल को माइक्रोलिथ भी कहते हैं। ठीक है, माइक्रो, ये जो इस काल में इसके जो ये उपकरण है इन्हें कहते हैं माइक्रोलिथ, अत्यधिक छोटे होते हैं इसे कहते हैं माइक्रोलिथ। ठीक है, मतलब है पत्थर के छोटे छोटे उपकरण, माइक्रो। ठीक है, तो ये तो एक प्राकृतिक परिवर्तन और नाम हो गया। भारत में इसकी पहली बार खोज जो हुई है वह विंध्य क्षेत्र से हुई है, जिसकी खोज हुई है पहली बार 1867 में, जिसे किया है C.L. कार्लाइल ने। अगर भारत में प्राचीनतम स्थल देखा जाए तो प्राचीनतम स्थल हैं आपके सरायनाहर, महदहा और दमदमा। सरायनाहर, महदहा और दमदमा तीनों स्थल इलाहाबाद से बगल में प्रतापगढ़ जो है वहाँ स्थित है। और ये जो स्थल है यहाँ पे इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने एक्सकवेशन कराया है। ये लोग जो हैं मुख्यतः सरायनाहर से जो मानव के साक्ष्य मिलते हैं, सरायनाहर से पहली बार युद्ध के साक्ष्य मिलते हैं, सरायनाहर से पहली बार मानवीय युद्ध का साक्ष्य है, सरायनाहर से 14 समाधान मिलते हैं, सरायनाहर से एक कब्र में 4 लोग को दफनाने का साक्ष्य मिलता है, और सरायनाहर से दंत रोग, ऑस्टियो जो आर्थराइटिस होता है, इसका भी पहली बार साक्ष्य हमको सरायनाहर से ही प्राप्त होता है। सरायनाहर की खुदाई कराई थी केसी ओझा ने। याद रखिएगा, यहाँ से जो मानव मिले हैं वो हेमेटिक नेग्राइट मूल के मानव मानते हैं। दूसरा है महदहा। महदहा जो है यह प्रतापगढ़ में स्थित है, जहाँ पे पहली बार हमको बधशाला या बूचड़ खाना जिसे कहते हैं स्लैटर हाउस, तो स्लैटर हाउस के पहली बार साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ से 35 गर्तवास मतलब जमीन के अंदर रहने के साक्ष्य जिसे कहते हैं पिट होल्स के वो साक्ष्य मिलते हैं। और सर्वप्रथम मृतक संस्कार की विधि का साक्ष्य भी महदहा से मिलता है, और स्त्री पुरुष को साथ साथ दफनाने का साक्ष्य भी महदहा से मिलता है। 28 समाधान मिलता है, और मृग के सींग के छल्ले यहाँ से हमको प्राप्त होते हैं। अगला है दमदमा, जहाँ से 5 युगल समाधियाँ मिलती हैं। 5 समाधियाँ में कई जो एक से अधिक लोग दफनाए गए हैं, और यहाँ पे हाथी दांत का लटकन प्राप्त होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ से सरायनाहर से, महदहा से और दमदमा से हमको गर्तावास के साथ मिलते हैं। तीनों जगह से सरायनाहर, महदहा और दमदमा से जमीन के अंदर जो लोग रहते थे उसे कहते हैं गर्तावास, पिट होल्स। ठीक है, पिट होल्स के भी साक्ष्य हमको मिलते हैं। और पिट हर्थ माने होता है जमीन के अंदर जो चूल्हे का साक्ष्य मिलता है उसे कहते हैं पिट हर्थ। ठीक है, आगे देखिए, तो बहुत सारी जगह पे हमारे पास साक्ष्य मिलते हैं। हाँ, और दमदमा से याद रखिएगा, सरायनाहर, दमदमा और महदहा से बहुत सारे गर्द चूल्हे
मतलब है जमीन के अंदर चूल्हे के भी साक्ष्य मिलते हैं, समाधान के भी साक्ष्य मिलते हैं, हमने भी चर्चा किया। तो ये महत्वपूर्ण स्थल आपके हो सकते हैं। ठीक है, आगे चर्चा करेंगे थोड़ा सा। और मध्य पाषाण काल का सांस्कृतिक जीवन जो है पहले की अपेक्षाकृत अधिक हुआ। मानव धीरे धीरे कृषि की ओर अग्रसर हुआ, मानव धीरे धीरे पशुपालन की ओर अग्रसर हुआ, क्योंकि इसी काल में पहली बार हमको मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बागोर, दोनों जरूर लिखिएगा, से पहली बार पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। याद रखिएगा। हाँ, भारत में प्राचीनतम ये पशुपालन के साक्ष्य हैं। यद्यपि हाथी पालने का साक्ष्य कश्मीर से मिला है, जो नवपाषाण काल का है, और आपके जो भैंस पालने का साक्ष्य है यह भी आपके मेहरगढ़ से मिला है, जो कि नवपाषाण काल का है। लेकिन इस काल में कृषि का जो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है वो किस काल का है, और मध्यपाषाण काल का है। इसी काल में कृषि पशुपालन के प्रारंभिक चरण हम देख सकते हैं। बागोर जो है बनास की सहायक नदी है, ठीक है, जिसे महासतियों की टीला भी कहा जाता है। यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे लघु उपकरण, माइक्रो टूल्स जो होते हैं वे हमको प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे हमको यहाँ पे चीज़ें देखने को मिलती है, प्राप्त होती है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। बागोर जो है कोठारी नदी पे है और सबसे बड़ा मध्यपाषाण कालिक स्थल में माना जाता है। ओके, अब चर्चा करेंगे। तो बहुत सारे मानव जीवन में बहुत सारे इस बात का परिवर्तन हुआ। मानव जीवन पहले का अपेक्षाकृत समुन्नत हो गया, और मानव जीवन में बहुत सारे हमको इस काल में एक धीरे धीरे एक कह सकते हैं एक सिस्टमेटिक सोसाइटी शुरुआती साक्ष्य मिलते हैं, जिसे कहते हैं बैंड सोसाइटी। बैंड सोसाइटी का मतलब होता है एक छोटा समूह, ऐसे सामाजिक अवधारणा जिसमें 50 आज से ज़्यादा लोग न रहते हो, इसे कहते हैं बैंड सोसाइटी। तो बैंड सोसाइटी की शुरुआत हमको इसी काल से देखने को आपको मिलती है। तीसरा काल चर्चा करेंगे, आपका है तीसरा काल है न्योलिथिक एज। न्योलिथिक एज क्या होता है, नवपाषाण काल। नवपाषाण काल शब्द का पहली बार प्रयोग जॉन लुबाक ने अपने ग्रंथ में किया, जिसका नाम है प्री हिस्टोरिक टाइम्स। नवपाषाण काल जो है यह अगर विश्वव्यापी दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसका मूल आधार ये होता है कि अगर विश्व में कृषि और पशुपालन की नियमितीकरण के रूप में देखा जाए, कृषि का विकास, पशुपालन का विकास, अस्थायी जीवन शैली आदि को आधार बनाया जाए, तो उस काल को हम नवपाषाण काल कहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि नवपाषाण काल में कृषि का विकास प्रत्येक जगह एक जैसा नहीं हुआ है, न तो एक समय में हुआ है। अलग अलग संस्कृतियों में उनकी स्थानीय आवश्यकताओं, उनकी भौतिक आवश्यकताओं और उनकी भौगोलिक और पारिस्थितिक परिस्थितियों आदि के फलस्वरूप अलग अलग भिन्न भिन्न जगहों में, भिन्न भिन्न संस्कृतियों में कृषि और पशुपालन का विकास भिन्न भिन्न समय में देखने को मिलता है। फिर भी सामान्यीकरण के आधार पे एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें तो हम मान सकते हैं कि लगभग 8-9 हज़ार ईसा पूर्व के आसपास कृषि का विकास हो गया था, जिसका प्रारंभिक साक्ष्य विश्व में मिलता है मिस्र के नील नदी घाटी में जगह है वाडी कुबानिया, लगभग 9-9.5 हज़ार ईसा पूर्व का यहाँ पे कृषि का साक्ष्य मिलता है। भारत में अगर कृषि के साक्ष्य की बात करें तो पहले हम मानते थे कि लगभग 7,000 ईसा पूर्व में हमको मेहरगढ़ से कृषि का प्रारंभिक साक्ष्य मिलता था गेहूँ का, और जो कि आपका लगभग 7,000 ईसा पूर्व था नवपाषाण काल का। और इसके जो आपका मेहरगढ़ बलूचिस्तान में है, मतलब पाकिस्तान में। और उसके बाद एक जगह है आपका इलाहाबाद में स्थित है कोलिहवा से चावल का साक्ष्य मिलता था, जो कि 6,000 ईसा पूर्व का है। तो हम 7,000 ईसा पूर्व मान लेते थे मोटे तौर पे, और कहते थे भारत में नवपाषाण काल थोड़ा लेट आया विश्वव्यापी दृष्टिकोण से। लेकिन वो अभी वर्तमान में जब उत्तर प्रदेश का संत कबीर नगर का जिला है, वहाँ पे जगह है लहुरा देव, इसे जगदीशपुर भी कहते हैं। सिविल में कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि यह किस नदी पे है, यह बखीरा झील पे है, बखीरा झील पे है। तो बखीरा झील पे स्थित है। यहाँ से जो एक्सकवेशन हुआ तो यहाँ से हमको लगभग आपके 8 से 8.5 हज़ार ईसा पूर्व का हमको यहाँ पे चावल का साक्ष्य मिला, चावल उगाने का साक्ष्य मिला। और ये जो चावल है यह बोया गया चावल है, खुद जंगली चावल नहीं है जैसा कि चौपानी मांडू से मिलता है। जो चावल बोया जाता है उसे कहते हैं ओराइजा सतीवा, और जो चावल स्वयं खुद पैदा हो जाता है, जैसे चौपानी मांडू से विश्व में पहली बार जंगली चावल का साक्ष्य मिला, उसे कहते हैं ओराइजा रूपी फ्रोजन। ओके, तो मतलब दोनों। तो इसलिए अब हम लोग भारत में भी अगर देखा जाए तो भारत में भी अब कृषि की जो प्राचीनता है वो लगभग 8-9 हज़ार ईसा पूर्व तक जा रही है। ओके, ठीक है, और डिटेल नहीं पढ़ाएंगे, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज होंगे। अभी हम आपको परेशान नहीं करना चाहते हैं।
नवपाषाण काल में मानव जीवन, जैसे एक क्वेश्चन आएगा, नवपाषाण काल एक सांस्कृतिक क्रांति का काल था। क्रांति माने परिवर्तन, बदलाव का काल, और सांस्कृतिक माने मानव के जीवन में, मानव के सामाजिक परिवेश में जो प्रमुख बदलाव आता है उसे कहते हैं आपका सांस्कृतिक परिवर्तन का काल। इसीलिए यह परिवर्तन सांस्कृतिक क्षेत्र में हुआ, इसीलिए इसे कल्चरल रेवोल्यूशन कहा जाता है। नवपाषाण का न्योलिथिक एज इज नोन एज द इज रेफर्ड एज द कल्चरल रेवोल्यूशन इन द इवोल्यूशन ऑफ द ह्यूमन बींग्स। ठीक है, मानव प्रजातियों के विकास के क्रम में नवपाषाण काल एक सांस्कृतिक क्रांति का काल कहलाता है। इस काल में मानव ने पहली बार अन्न उत्पादन शुरू किया, इसीलिए गार्डन चाइल्ड ने इस कालखंड को उन्होंने अन्न उत्पादक संस्कृति भी कहा है, फूड प्रोडक्टिव ग्रेन प्रोडक्टिव कल्चर भी कहा है, और उन्होंने इसे कल्चरल रिवोल्यूशन का भी कालखंड कहा है। ठीक, तो दोनों सब याद रखिएगा। गार्डन चाइल्ड, जिनकी किताब का नाम है द अर्बन रिवोल्यूशन। चलिए आगे देखते हैं। अगर हम देखें कि इसे कल्चरल रिवोल्यूशन क्यों कहा जाता है, इस कालखंड में मानव के जीवन में कई परिवर्तन होते हैं। जैसे इस काल में पहली बार, समझिए कि क्या क्या परिवर्तन होता है, इनको नोट कर लीजिएगा, इनको आपको लिखना है, तभी तो आप बताएंगे सांस्कृतिक क्रांति है। तो मानवीय इतिहास एक सांस्कृतिक क्रांति का दौर है। ये नवपाषाण काल, तो इसको आप जब सिद्ध करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, समझिएगा, नवपाषाण काल की विशेषता बताइए, तब भी आपको लिखना है। नवपाषाण काल के लेख लिखिए, तब भी आपको लिखना है। और नवपाषाण काल एक सांस्कृतिक क्रांति था, तब भी लिखना है। नवपाषाण काल एक सांस्कृतिक क्रांति का काल है। और कल्चरल रिवोल्यूशन, क्यों कल्चरल रिवोल्यूशन था, आप गार्डन चाइल्ड को कोट कर दीजिएगा, यहाँ पे अन्न उत्पादक संस्कृति आदि को कोट कर दीजिएगा। ये सब हमने नवपाषाण काल पढ़ा है डिटेल में, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, पढ़ाई थोड़ा सा पहले करना चाहिए, एकदम अंतिम स्टेज पे आप शुरू करते हैं, इसीलिए परफॉर्मेंस आपका प्रभावित होता है, कर नहीं पाते हैं, टेंशन होता है, आपको लगता होगा ये सब चीज़ें होती हैं। तो अगर शुरू से पढ़ते तो ऐसा दिन ना आता। ओके, चलिए, तो इनका है द अर्बन रिवोल्यूशन, किताब के नाम है द अर्बन रिवोल्यूशन। ओके, ये क्यों है, क्योंकि यह मानव सभ्यता के विकास के क्रम में पहला ऐसा कालखंड है जिस काल में मानव ने पहली बार अस्थायी जीवन की शुरुआत किया। तो इस काल में अस्थायी जीवन की शुरुआत हुई, पहला है। दूसरी विशेषता क्या है, इस काल में मानव ने पहली बार अस्थायी बस्तियां बनाई। तो पहली बार अस्थायी बस्तियां मानव ने बनाई, दूसरी विशेषता है। तीसरा देखते हैं, इस काल में अस्थायी या कह सकते हैं नियमित पशुपालन की शुरुआत हुई। और पशुपालन जो था आपका हस्बेंड्री जो था एक महत्वपूर्ण विधा हो गई, तो नियमित पशुपालन की शुरुआत हुई। इस काल में विश्व इतिहास में पहली बार कृषि का प्रारंभ हुआ, पहली बार। ये इस काल की महत्वपूर्ण विशेषता है। मानव ने इस पहली बार उत्पादन शुरू किया, तो उत्पादन मोड प्रोडक्शन पद्धति की शुरुआत इसी काल में पहली बार हुई। ये सब विशेषता बस लिख दीजिएगा चाहे जैसे है, ठीक है। उत्पादन पद्धति की शुरुआत हुई। छठा, यही पहला काल है जिस काल में मानव का जीवन जो है आपका अस्थायी बस्तियां, यहाँ कर दीजिए अस्थायी जीवन हो गया, ठीक है। यही पहला कालखंड है जिस कालखंड में पहली बार एक व्यवसायिक विभेदीकरण की शुरुआत हुई। मतलब है कि एक व्यवसायिक, जिसे कहते हैं ऑक्यूपेशनल डिफरेंशिएशन, समाज में अलग अलग लोग अलग अलग व्यवसाय करना शुरू किए, इसे कहते हैं व्यवसायिक विभेदीकरण की शुरुआत। इसी काल में होती है। 7वां, व्यक्तिगत संपत्ति की अवधारणा।
पहली बार लोग संपत्ति इकट्ठा करना शुरू किए। व्यक्तिगत संपत्ति की अवधारणा स्थापित हुई पहली बार। अभी तक प्रिमिटिव कम्युनिज्म के शुरुआती दौर में मानव नहीं था, अब मानव धीरे धीरे व्यक्तिगत संपत्ति इकट्ठा करना शुरू कर दिया। एक महत्वपूर्ण, इसी काल में पहली बार श्रम विभेदीकरण शुरू हुआ। मतलब है अलग अलग लोग, स्त्री पुरुष आदि अलग अलग श्रम या काम करना शुरू करिए, जिसे बोलते हैं श्रम विभेदीकरण। श्रम के आधार पे विभेदीकरण जब शुरू हुआ तो निश्चित तौर से इसी काल में सामाजिक स्तरीकरण शुरू हुआ, जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का प्रोसेस है। मतलब अलग अलग सामाजिक में धीरे धीरे की सोसाइटी में एक स्ट्रेटिफिकेशन, मतलब है कि उच्च और निम्न वर्ग की अवधारणा का धीरे धीरे प्रस्फुटन हुआ, शुरुआत हुआ। ठीक है, अगला देखिएगा, इसी काल में मानव ने पहली बार मुद्भांडों का, मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू किया, मुद्भांडों का प्रयोग करना शुरू किया, ठीक है। इसी कारण मानव ने मुद्भांडों का प्रयोग शुरू किया, मुख्यतः चमकीले व काले, ठीक है, चमकीले व काले जो आपके चट्टान होते हैं उनका प्रयोग करना भी उन लोगों ने शुरू किया, और चमकीले व काले मुद्भांड उन लोगों ने बनाना शुरू किया। और लिंग आधारित सम विभाजन, मतलब होता है कि स्त्री कौन काम करेगी, पुरुष कौन काम करेगा, जैसा व्यक्ति है उस तरह का काम करेगा, कोई शिकार करेगा, कोई सुरक्षा देगा आदि, ठीक है। तो ये इसकी शुरुआत हमको यहाँ पे होती है। तो धीरे धीरे मानव का जो जीवन था वह अधिक समुन्नत, अधिक अच्छा और होने लगा। तो ऐसे कंडीशन में इसी काल में पहली बार मानते हैं जो कोलार का स्वर्ण खनन है, पहली बार स्वर्ण खनन भी इसी काल से शुरू हुआ था। तो कोलार के स्वर्ण का खनन भी इसी काल में हुआ। वो जब समय मान सकते हैं भाई, इस काल में तो मिला नहीं होगा निश्चित तौर से, मतलब यहाँ से वहाँ उसकी संकल्पना यहाँ पे लोग करते हैं। एक ये भी एक महत्वपूर्ण पद्धति है। इसी काल में पहली बार आत्मनिर्भर गांवों का विकास हुआ। आत्मनिर्भर गांव या बस्तियां कर सकते हैं, आत्मनिर्भर बस्तियों का विकास हुआ। तो अस्थायी जीवन आज जो है बहुत सारी जो है विधाएं जो हैं हमको इस काल में देखने को प्राप्त होती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि मानव का ये जो जीवन था वह काफ़ी समुन्नत था, और मानव जो था वह धीरे धीरे अधिक विकसित हुआ। मानव ने पहली बार घिसाईदार, पॉलिशदार मुद्भांडों का प्रयोग किया। मानव ने चोंचदार उपकरणों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। तो पॉलिशदार उपकरणों का प्रयोग कर सकते हैं, पॉलिशदार माने उपकरणों पे पॉलिश करना शुरू कर दिया। पॉलिशदार उपकरणों का प्रयोग किया, मतलब हो सकता है पहले भी कभी किया हो, लेकिन इस समय से ज़्यादा करने लगा, नियमित रूप से करने लगा। उसके सामाजिक जीवन का यह एक मूल जो है आधार बन गया। भारत में अगर देखा जाए, भारत में नवपाषाण काल का जो पहला साक्ष्य मिला है वह 1860 में इसे लेमेंसुयर महोदय ने खोजा है, जो कि आपका प्राप्त होता है इलाहाबाद के टोंस नदी के क्षेत्र में, ठीक है। टोंस नदी के क्षेत्र से वहाँ पे पॉलिशदार जो सेल्ट होते हैं इनके यहाँ पे प्राप्त हुआ था। तो बहुत सारी चीज़ें इस काल में हमको परिवर्तन देखने को मिलती है। बलूचिस्तान जो मेहरगढ़ है जहाँ पे है, यहाँ से हमको जिसे कच्ची का मैदान कहते हैं, जिसे बलूचिस्तान का अन्न भंडार भी कहते हैं, जिसे रोटी का टोकरी भी कहते हैं। यहाँ से गेहूँ उगाने का साक्ष्य मिलता है। तो बहुत सारी जगहों से अलग अलग हमारे पास साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। और पालतू भैंस का साक्ष्य भी पहली बार हमको इसी काल में मिलता है। इसी काल में हमको जो है प्राचीनतम हंसिया का जो साक्ष्य है, कृषि करने लगे तो प्राचीनतम हंसिया का भी साक्ष्य जो होता है हमको भारतीय उपमहाद्वीप में इसी कालखंड में मिलता है। और चाक पर निर्मित मुद्भांड इस काल की सबसे बड़ी विशेषता है, याद रखिएगा। चाक, कुम्हार के जो चाक पर निर्मित मुद्भांड बरवा है, चाक पर पहिए पर निर्मित मुद्भांड, ये इस काल की विशेषता है। मिट्टी के बर्तन जो थे अब चाक में बनाए जाने लगे, जो घुमा के बनाते हैं ना, राउंडेड करके उसे कहते हैं। ये एक महत्वपूर्ण विशेषता है, ठीक है। तो और इसी काल में हमको मतलब है टोकरियों के छाप वाले हस्त निर्मित मुद्भांड मिलते हैं, जिसमें तो मतलब हाथ से बनाए गए जो होते हैं मिट्टी के बर्तन भी इसी काल में प्राप्त होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ से प्राप्त होने लगती हैं, ठीक है। तो कुल मिला के अगर यहीं पे एक बड़ा फेमस जगह है बुर्जुहोम है, एक जगह है आपका गुफकरार है जम्मू कश्मीर का। यहाँ से देखेंगे तो बुर्जुहोम जो है
यहाँ पे दटेरा और पीटरसन ने खोज किया था लगभग 1935 के आसपास। वहाँ से हमको बहुत सारे वस्तुएं प्राप्त होती हैं। यहाँ पे 4 प्रमुख पुरातात्विक स्थल मिलते हैं जो नवपाषाण काल से महापाषाण काल और ऐतिहासिक काल तक जाते हैं। यहाँ से मालिक के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य मिलता है, यहाँ से गरासा हार्वेस्टर का साक्ष्य मिलता है, और एक कप में 5 कुत्तों को मृगसिंह के साथ दफनाया गया है साक्ष्य मिलता है। ठीक है, यहाँ से छिद्रयुक्त सूर्य, एक ऐसा गोला पत्थर है जो छिद्र है, ऐसा लगता है सूर्य भगवान है, उनका साक्ष्य मिलता है। ठीक है, और जो गुफकराल है जिसे कहते हैं कुम्हार की गुफा, जिसकी खोज किया है AK शर्मा ने 1981 में, यहाँ से हड्डी की सुई प्राप्त होती है और चक्की और सिलबट्टा मिलता है। हाँ, और हेयर पिन, ठीक है, जो आगे चल के चंद्रधनुष प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ से प्राप्त होता है, और तांबे का जो हेयर पिन है वो कहाँ से मिलता है, चंद्रधनुष प्राप्त हुआ है। ठीक है, और फर्श पर लाल गिरवे से प्लास्टर के भी पहली बार साक्ष्य मिलते हैं। तो बहुत सारे, और कोडिहवा जो इलाहाबाद का है, यहाँ से हमको पहली बार एक तरह से कृत्रिम चावल जिसे कहते हैं ओराइजस सतैवा, बोया गया चावल हमको यहाँ पे प्राप्त होता है। यदि अब तो प्राचीन साक्ष्य कहाँ मिल गया आपको, कह सकते हैं वहाँ पे लवरा देव से। ठीक है, लवरा देव से मिलता है। ठीक है, तो अलग अलग जगह से अलग अलग साक्ष्य हमको यहाँ से मिल रहे हैं। हाँ, चौपानी मांडो है, लवरा देव है, तो बहुत सारी जगह पे यहाँ से हमारे पास साक्ष्य मिले। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं इस कालखंड में मानव के जीवन में अनेक महत्वपूर्ण विशेषताएं, महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है। ठीक है, बस एक महत्वपूर्ण अंतर है, जहाँ पे उत्तर भारत में अगर देखें तो नवपाषाण काल एक सिस्टमेटिक जीवन शैली की ओर जा रहा था, वहीं अभी भी, इसको अंतर लिख दीजिएगा, वहाँ अभी भी दक्षिण भारत जो था वह अभी भी उनका सांस्कृतिक जीवन जो प्रवेश था वह उत्तर भारत की अपेक्षा निम्न कोटि का था। ये लोग अभी भी चरवाही संस्कृति में जीवन व्यतीत करते थे, जिसे कहते हैं शेफर्ड कल्चर, चरवाही संस्कृति। इसका साक्ष्य कहाँ से मिला है, IAS में क्वेश्चन आया है। इसका साक्ष्य मिलता है एस माउंट्स से, ASHS मतलब होता है राख, राख के टीले, एस माउंट्स जो प्राप्त होते हैं। पूछेगा एस माउंट्स क्या है, ये क्या होते हैं, इस कालखंड में जहाँ उत्तर भारत वाले नियमित पशुपालन करने लगे, बस्तियों में रहने लगे, अस्थायी जीवन व्यतीत करने लगे, अभी भी ये लोग जो थे, ये बेचारे अभी भी पूरी तरह से अस्थायी नहीं हो पाए थे दक्षिण भारत वाले। और ये क्या करते थे, ये एक स्थान पर जहाँ अपने पशु को पालते थे वहाँ पे बाड़ा बनाते थे, बांस, बल्ली, बहुत सारे जो लकड़ी के टुकड़े और बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं उनके जो पेड़ पौधे की पत्तियाँ होती हैं, इन सबको मिला के बाड़ बना देते थे, उसी में पशुओं को रखते थे। ठीक है, तो जस्ट लाइक द कैटल। ठीक है, तो बनाते, वो क्या करते थे, कुछ समय तक जो पशु वहाँ रहते थे तो उनके द्वारा उच्छिष्ट वस्तुएं, उनके द्वारा छोड़ी गई वस्तुएं, प्रयोग की गई वस्तुएं, उनके मल मूत्र त्याग आज से गोबर वोबर से बहुत से क्या होता है, बहुत जब इकट्ठा हो जाता है तो वो लोग क्या करते थे कि वहाँ से अपने पशुओं को हटा लेते थे और इनको सबको जला देते थे, और जला के छोड़ देते थे। ये बड़े बड़े राख के टीले जैसे हो जाते थे, और ये क्या करते थे वहाँ छोड़ के, ठीक है, फिर दूसरी जगह चले जाते, जैसे आजकल झूम खेती होती है ना, खासकर पूर्व उत्तर भारत में। ओके, तो वहाँ से लोग चले जाते हैं, इसे कहते हैं एस माउंट्स। तो उत्तर भारत की अपेक्षाकृत सांस्कृतिक परिवेश जो था दक्षिण भारत का निम्न कोटि का था, चरवाही संस्कृति का था। आज भी इस समय मानव जो था पशुओं को चराते हुए एक स्थान दूसरे स्थान निकल जाता था, और इसीलिए उनका सामाजिक परिवेश हमसे कमजोर था, मतलब उत्तर भारत की अपेक्षाकृत कमजोर था। ओके, कुल मिला के फिर भी मानव जीवन में, मानवीय इतिहास में, और मानव के प्रारंभिक मानव के विकास के क्रम में नवपाषाण काल एक परिवर्तनकारी काल था, एक बदलावकारी काल था, जो मानव के सांस्कृतिक जीवन के विविध पक्षों में परिवर्तन या बदलाव लाता है, और जिसे चूंकि परिवर्तन या बदलाव को क्रांति कहते हैं, इसीलिए नवपाषाण काल को सांस्कृतिक क्रांति का कालखंड भी कहते हैं। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।